मुंबई के इंदिरा नगर में बनी वह चाल बड़ी सड़क से समकोण बनाती एक पतली गली के दोनों ओर आबाद थी। इसके दोनों ओर 15-15 खोलियां बनी हुई थी। इन खोलियों में ज्यादातर वे लोग रहते थे जो या तो छोटे मोटे धंधे करते थे या किसी के घर में नौकर या नौकरानी का काम करते थे। इस चाल के आसपास गंदगी थी। गली में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर नजर आते थे। कहीं कहीं खोलियों की नालियों का गंदा पानी बहता दिखलाई पड़ता था। इन खोलियों में रहने वाले लोगों का स्वभाव भी उनकी खोलियों की तरह अखड़ और गंदा था। वे बात बात पर गाली गलौज करते थे और देखते ही देखते मरने मारने पर उतारू हो जाते थे। इन्हीं खोलियों में से एक खोली सुभद्रा बाई की भी थी, जो जबान की कड़वी पर दिल की नेक थी। वह लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम करती थी और इसी से अपना गुजारा करती थी। मुंबई में तो वैसे ही घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से मिलती है। ऊपर से सुभद्रा बाई जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो किसी चमत्कार जैसा ही था। यही वजह थी कि सुभद्रा बाई जिन घरों में काम करती थी, उनके मालिक उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और उसकी छोटी मोटी मांग तुरंत मान लेते थे। सुभद्रा बाई जिन घरों में काम करती थी, उनमें एक घर प्रताप का भी था। उनका महानगर में रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार था, जो खूब चलता था। प्रताप की उम्र तकरीबन 55 साल की थी और उनकी पत्नी नंदिनी भी तकरीबन उन्हीं की उम्र की थी। घर में पति पत्नी ही रहते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वही सेटल हो गए थे। नंदिनी अक्सर अपने बेटों के पास जाया करती थी, जबकि प्रताप को अपने कारोबार के चलते इसका मौका कम ही मिलता था। जब भी नंदिनी अपने बेटों के पास जाती, सुभद्रा बाई की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा प्रताप के लिए खाना भी बनाना पड़ता, पर सुभद्रा बाई खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती। प्रताप और नंदिनी भी इसके बदले उसे छोटे मोटे तोहफे और नकद पैसे देते रहते थे। उस दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। महानगर की बत्तियां जल उठी थी। तभी एक टैक्सी इस गली के मुहाने पर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से तकरीबन 25 साल एक खूबसूरत लड़की उतरी। शर्ट और जींस में सजी वह दरमियाने कद की एक सुगठित बदन वाली लड़की थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर तकरीबन 30 साल एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वे दोनों गली में दाखिल हो गए। सुभद्रा बाई थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब खोली में पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उभर गए। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? सुभद्रा बाई ने उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोली। क्या आप सुभद्रा बाई हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, सुभद्रा बाई बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? मेरा नाम हिमानी है और ये शमशेर। जहाँ तक आपका हमें पहचानने का सवाल है, तो उसके पहले हम मिले ही नहीं। फिर आज क्या हमें सारी बातें यहीं दरवाजे पर ही बतलानी पड़ेगी? आइए अंदर आ जाइए, सुभद्रा बाई झेपते हुए बोली। अंदर सुभद्रा बाई ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाजा बंद कर उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए, उसे फर्श पर बैठते देख लड़की बोली। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, सुभद्रा बाई बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है, वह भी बहुत जरूरी। पहली बार लड़के ने मुंह खोला। पर इसके पहले हम आपको यह बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर इसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? सुभद्रा बाई, आपका शरीर जब तक ठीक है आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है कि क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सकें? सुभद्रा बाई के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। पिछले कई दिनों से वह भी यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? सुभद्रा बाई को खामोश देख लड़का बोला। मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वह खाने पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूँ ताकि बुढ़ापे में काम आए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुंबई में हर चीज़ इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा,
सुभद्रा बाई एक ठंडी आह भरकर बोली, पर किया भी किया जा सकता है। हम औरों के लिए तो नहीं, पर आपके लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं तो आपको ही इसकी कोशिश करनी होगी। पर क्या? पहले आप यह बतलाइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? भला कौन नहीं चाहेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। 50,000? सुभद्रा बाई हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 50,000। इसके लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे प्रताप के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वह भी तब जब वह घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 रुपये कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वह करो जो हम चाहते हैं। लेकिन तुम बतौर नौकरानी वहाँ 1 महीने रहकर करना क्या चाहती हो? कुछ न कुछ तो करूँगी ही, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। सुभद्रा बाई खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींची आई थी। 50,000 रुपये के बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी थी, पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी। न जाने वे प्रताप के साथ क्या करना चाहते थे। अब तुम क्या सोचने लगी? सुभद्रा बाई को खामोश देख लड़की बोली। पर तुम कहीं से भी काम वाली बाई नहीं लगती हो। सुभद्रा बाई लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली, यह हमारी सिरदर्दी है। तुम यह बताओ कि तुम यह काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा प्रताप जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, सुभद्रा बाई बोली। पर पैसे? उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बतौर नौकरानी प्रताप के घर रखवा दोगी। अरे सुभद्रा, तुम? सुभद्रा ने हिमानी के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, प्रताप बोला, पूरे 4 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकते कि इन 4 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटे के पास गई है। मालूम है मालिक। सुभद्रा बाई अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली, पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीना? पर आप फिक्र न करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ न होगी। सुभद्रा बाई हिमानी को आगे करते हुए बोली, यह मेरी भतीजी हिमानी है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। प्रताप ने हिमानी पर एक गहरी नज़र डाली। खूबसूरत और जवान हिमानी को देख उसकी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? प्रताप ने पूछा। जी मालिक। हिमानी प्रताप के घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से प्रताप के घर का काम किया था और उसकी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से प्रताप बहुत खुश हुए थे। वे हिमानी के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन भरा बर्ताव करते थे। सच तो यह था कि हिमानी की खूबसूरती और जवानी ने उनके अधेड़ बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और उन्हें हिमानी का साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। उस दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। प्रताप अपने बेडरूम में पलंग पर बैठे थे। हिमानी घुटने के बल झुकी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके शरीर के अंग साफ दिख रहे थे। प्रताप की निगाहें रह रहकर उसके इन कयामती अंग की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता उसके तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। हिमानी कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान प्रताप की हरकतों पर था। उसकी नज़रों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्दी प्रताप को अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। हिमानी सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही प्रताप की नज़रों से वह नज़ारा गायब हो गया। इसके बावजूद उनके बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी उसने उन्हें हिला दिया था। प्रताप पलंग से उतरे, फिर आगे बढ़कर हिमानी को अपने बाहों में भर लिया। उनकी इस हरकत से हिमानी चौंकी, फिर बाहों में कसमसाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं साहब? हिमानी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। प्रताप जोश से कांपती आवाज में बोले, तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपट कर मैं अपनी इच्छा को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं। प्रताप उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोले। मन ही मन मुस्कुराती हिमानी कुछ देर तक उनकी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही प्रताप ने उसे उठाकर पलंग पर पटका और मनमानी शुरू कर दिया। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो हिमानी रोते हुए बोली, यह आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो प्रताप के मुंह से बोल न फूटे। फिर वे शर्मिंदा होकर बोले, हिमानी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आपे में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है।
प्लीज यह बात सुभद्रा बाई को न बतलाना। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया है और अब कह रहे हैं कि बुआ से यह बात न कहूँ। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? हिमानी ने गुस्से वाली निगाह से प्रताप को देखा। बदले में प्रताप ने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गए। ऐसा होते ही हिमानी के होठों पर शातिराना मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही उन्होंने सेफ खोली उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। प्रताप हिमानी के करीब आए और तकरीबन जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोले, प्लीज सुभद्रा बाई को कुछ मत बतलाना। हिमानी उन्हें पल भर घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद नोटों की गड्डी कपड़े में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात प्रताप पूरी रात ढंग से सो न सके। उन्हें यह बात परेशान करती रही कि कहीं हिमानी उनकी करतूत सुभद्रा बाई को न बतला दे। अगर ऐसा हो गया तो वे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाले थे। पर दूसरे दिन उन्हें तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब हिमानी हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा है। जब 5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को प्रताप ने हिमानी को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? हिमानी चौंकने का नाटक करते हुए बोली, आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं हिमानी? प्रताप कांपती आवाज में बोले, तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज मुझे रोको मत, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। हिमानी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल दोनों बदन एक दूसरे से चिपक कर पलंग पर अठखेलियां कर रहे थे। इस बार हिमानी भी पूरे जोश के साथ प्रताप का साथ दे रही थी। हिमानी ने चालाकी से प्रताप को अपने हुस्न जाल में फंसा लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकार पूरी तरह से जाल में फंस गया है तो एक रात उसने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और उसकी पूरी अलमारी खाली कर रफू चक्कर हो गई। प्रताप को जब सवेरे होश आया और उसने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोक लाज के डर से वे पुलिस में भी इसकी शिकायत न कर सके।